स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने कंपाउंड फंक्शंस जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, आज इंशाल्लाह हमारे पास लेक्चर नंबर 4 है और इस नए लेक्चर में हम कंपाउंड फंक्शन से मुतल्लिक आपको कुछ नए क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और कुछ नई बातें इसमें आपको समझाएंगे इंशाल्लाह। हमारे पास आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 है, पेज नंबर 11 है। 11 के आगे अब ये जो क्वेश्चन है वो पेज नंबर 12 पे आ रहा है। पेज नंबर 12 पे क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि एक फंक्शन आपको दिया हुआ है f(x) = x - 3 जब आपके पास x की वैल्यू 0 से छोटी होंगी और 2x + 5 उस सूरत में जब आपके पास x की वैल्यू 0 से बड़ी होंगी। तो आपने फाइंड करना है f(-1) एंड f(0) और f(1). ये फंक्शन दो कैटेगरीज में आपके पास डिफाइन है। पहली कैटेगरी तो ये है कि आपने f(-1) निकालना है। अब आपको देखना है कि -1 उसने हमें दो कंडीशंस दी हुई है, या 0 से छोटी या 0 के बराबर और 0 से बड़ी। अब हमने देखना है 0 से बराबर एक तो हमारे पास ये वैल्यू है और 0 से बड़ी एक हमारे पास ये वैल्यू है और ये जो वैल्यू है वो 0 से छोटी वैल्यू है। तो 0 से छोटी वैल्यू में जो हमने यहाँ पे यूज़ करनी है वो इस फंक्शन में यूज़ करेंगे कि f(x), अब हमने f(-1) निकालना है। तो उस सूरत में हमारे पास x की जगह -1 डाल देंगे। क्यों -1 इसलिए डाल देंगे इस ऊपर वाली वैल्यू में क्योंकि जो x है -1 ये <0 है और <0 हमने ऊपर वाली इक्वेशन में यूज करना है और -1 -3 -4 और f(-1) का आपके पास आंसर आ गया है -4। अब बेटा चूंकि हमें इसने अब हम 0 पे निकालना है, तो जब आप 0 निकालेंगे तो ये जो 0 है ये 0 के बराबर, मतलब 0 के बराबर =0 उस इक्वेशन में यूज होगा। तो जब आप f(0) निकालेंगे तो उसमें हमें उसने गिवन है। अब देखें ना, हम तमाम नेगेटिव वैल्यूज ऊपर यूज करेंगे और 0 और 0 से बड़ी तमाम पॉजिटिव वैल्यूज हम जो है ना नीचे वाली इक्वेशन में यूज करेंगे। जब नीचे वाली इक्वेशन में x की जगह 0 डालेंगे तो 2 0s are 0, 0 + 5 और ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आप आते हैं 1 पे। यहाँ हमारे पास अब 0 तो 5 आ गया है। इसके बाद हम आते हैं 1 पे। अब जब 1 पे आएंगे तो 1 पे हमारे पास देखना है कि ये 1 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। तो बुनियादी तौर पर ये जो 1 जो है ना ये 0 से जो है बड़ा है। तो 0 से बड़ा जो है ना हमारे पास ये इक्वेशन बनती है। तो उस सूरत में f(x) = क्या हो जाएगा 2x + 5। अब x > 0 है तो अब हमने यहाँ पे x के क्या डालना है 1, x की जगह 1 डाल दिया। 2 1s are 2, 2 + 5 7। अब f(1) क्या आ गया है 7 आ गया है। अब एक बात बेटा आपने याद रखना है कि अब मैंने कुछ वैल्यूज़ के लिए नीचे वाली इक्वेशन यूज़ की है, कुछ वैल्यूज़ के लिए मैंने ऊपर वाली इक्वेशन यूज़ की है। इसका बुनियादी मकसद ये है कि जितनी भी x से छोटी वैल्यूज़ होंगी मैं उसके लिए ऊपर वाली इक्वेशन यूज़ करूँगा और जितनी भी x की 0 या 0 से बड़ी वैल्यूज़ होंगी उसमें मैं नीचे वाली इक्वेशन यूज़ करूँगा। ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारे पास एक कंपाउंड फंक्शन की सूरत में डिफाइन हुआ है। इसमें f(x) = x² - 4 / x - 2 उस सूरत में होगा जब x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 2 नहीं होगी। इसका मतलब 2 नहीं होगी, 2 के अलावा 3 भी हो सकती है। 2 के अलावा मेरे ख्याल में यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 भी हो सकती है। x कैन भी 3 4 5 या नेगेटिव साइड पे आए तो 1 0 -1 -2 -3 ये कुछ भी हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ 2 नहीं हो सकता। लेकिन जब 2 होगा तो उस वक्त हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी 4 और ये ऑलरेडी हमें उसने क्या है गिवन है। अब हमने f(0) निकालना है। क्या निकालना है f(0)? नीचे वाला जो है सिर्फ 2 के लिए है और ऊपर वाला 2 के लिए नहीं है। तो अब हम जब 0 निकालेंगे तो हम ऊपर वाले में पुट करेंगे। अब 0 का स्क्वायर -4 0 -2 तो ये हो जाएगा -4 / -2 से कैंसिल तो 1 4 2 are 2 2 2 are 4 और f(0) मेरे पास क्या आ गया 4 आ गया। 4 को 1 2 are 2 2 2 are 4 तो x की हमारे पास क्या आ गया 2। तो f(0) की वैल्यू आ गई है 2। इसके बाद हम आते हैं f(2). अब देखें ना, जब x की वैल्यू 2 होगी तो ऑलरेडी आपको 4 गिवन है। देखें आप यहाँ से आपको किसी किस्म की वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो उसने हमें दिया हुआ है कि f(2) = 4। 2 के लिए 4 है और 2 के लिए आपने निकालना भी नहीं है, ये गिवन है। 2 के अलावा जितनी वैल्यूज होंगी आपने उसके लिए क्या करना होगा कैलकुलेट करना होगा। इसके बाद f(4) पे आ जाएं। जब आप f(4) पे आ जाएंगे तो देखें बेटा f(4) 2 नहीं है, ये 2 नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम f(4) को ऊपर वाली इक्वेशन में यूज करेंगे। तो f(4) = 4 का स्क्वायर -4 / 4 - 2
अब बेटा 4 का जो स्क्वायर होता है 16 होता है -4, और 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए तो 2 आ गए। अब 16 - 4 आपके पास आ गया 12, और डिवाइडेड बाय 2, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये आपके पास f(4) क्या आ जाएगा 6। अब ये तो था कंपाउंड फंक्शन। एक बात आपने याद रखनी है कि ये आपको दो कैटेगरीज में डिफाइन होगा। ये देखिए ये भी आपके पास एक से ज़्यादा इक्वेशन है, मोर देन वन इक्वेशन, और एक से ज़्यादा इक्वेशन 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, लेकिन आपके लेवल पे सिर्फ 2 की हद तक है। तो आपने जिस कंडीशन में उसने जिस वैल्यूज़ का कहा है आपने उसी इक्वेशन को यूज़ करना है। अब मुझे उसने कहा था कि यहाँ सिर्फ 2 नहीं यूज़ करना, 2 के अलावा तमाम वैल्यूज़ आप यहाँ पुट कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ 2 के अलावा तमाम वैल्यूज़ यहाँ पुट की हैं। और उसने यहाँ पे गिवन है कि अगर आप 2 को पुट करना चाहेंगे तो आपके पास वैल्यूज़ 4 आ जाएगी। तो 2 जो है ना आपके पास क्या आ गया है 4 आ गया है। ठीक है बेटा, इसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इंडिकेट वेदर ईच टेबल स्पेसिफाइज फंक्शन आर नॉट। तो अब हमने यहाँ पे बताना है कि क्या ये टेबल हमारे पास गिवन है ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता। एक बात याद रखें बेटा कि मैंने जो फंक्शन की डेफिनेशन करवाई थी कि ईच एलिमेंट ऑफ एक्स हैव यूनिक एलिमेंट इन वाई, और एक्स के एलिमेंट्स को डोमेन कहा जाता है, वाई के एलिमेंट्स को रेंज कहा जाता है। अब आपको देखें डोमेन 3 किसके साथ मैप हो रहा है 0 के साथ, 3 0 के साथ, 5 1 के साथ, और 7 2 के साथ। अब आप देखें यहाँ जो डोमेन पहले एलिमेंट है, ये जो पहले एलिमेंट है ये बिल्कुल रिपीट नहीं हो रहे। जब रिपीटिशन डोमेन में ना हो तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है फंक्शन। किसको रिप्रेजेंट करता है फंक्शन को। अगर डोमेन पर रिपीटिशन आ जाए तो उसमें वो फंक्शन नहीं होता। अब अगले सवाल पे आते हैं। इसमें बी पार्ट में -1 मैप हो रहा है 5 के साथ, -2 मैप हो रहा है 7 के साथ, और -3 मैप हो रहा है 9 के साथ। तो आप देखें आपकी डोमेन में 3 एलिमेंट आ रहे हैं -1 -2 -3। अब ये रिपीट नहीं हो रहे। जब डोमेन रिपीट ना हो रही हो तो वो क्या कहलाता है फंक्शन। वो क्या होता है फंक्शन। अब आप अगले स्टेप पे आ जाएं। अब यहाँ पे 3 किसके साथ मैप हो रहा है 5 के साथ, 3 किसके साथ मैप हो रहा है 6 के साथ, 4 भी 6 के साथ, 4 भी 1 के साथ, और 5 भी 8 के साथ। अब यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं आप उनमें देखें कि ये जो 3 है ये 2 दफ़ा आ रहा है, 4 भी 2 दफ़ा आ रहा है। तो अब देखें डोमेन रिपीट हो गई है, चाहे वो एक ही क्यों ना रिपीट हो। जब अगर डोमेन रिपीट हो जाएगी तो फिर वो जो है ना वो क्या होगा नॉट अ फंक्शन। तो फिर वो फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो फंक्शन की जो बुनियादी शर्त है वो डोमेन का रिपीट ना होना है। ये तो उस वक्त आप बता सकते हैं जब आपके पास डोमेन और रेंज के हो। अब इसी तरह यहाँ पे हमारे पास एक 10वां क्वेश्चन है, उसमें कहता है इंडिकेट वेदर ईच स्पेसिफाइज फंक्शन आर नॉट। तो अब हमें ग्राफ दिया हुआ है, तो ग्राफ में हम कैसे जांच करेंगे। ग्राफ में मैं आपको एक छोटा सा टेस्ट बताता हूँ कि कोई भी फंक्शन है उसका ग्राफ दिया हुआ है तो उसके ऊपर एक टेस्ट यूज़ होता है जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। अब वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है, शॉर्टकट इसको लिखा जाता है VLT। अब इसके ऊपर आप वर्टिकल लाइनें ड्रा करते हैं। अब आप देखें तमाम वर्टिकल लाइनें इस ग्राफ को एक पॉइंट पे कट कर रही है। एक पॉइंट पे कोई भी लाइन ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट नहीं कर रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके मुकाबले में अब आगे आ जाएं तो इसके ऊपर वर्टिकल लाइनें ड्रा करें। जितनी भी हम वर्टिकल लाइनें ड्रा कर रहे हैं ये तमाम वर्टिकल लाइनें आपकी जो है ना फंक्शन को एक ग्राफ को एक पॉइंट पे कट कर रही हैं। एक पॉइंट पे देखिए बेटा तमाम जो है ना लाइनें एक पॉइंट पे एक से ज़्यादा पे कट नहीं कर रही। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये भी ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन उससे हम आगे आ जाएं, जब हम आगे आएंगे तो इसमें ये जो ग्राफ है यहाँ पे तो एक हमने लाइन ड्रा की, इससे आगे ड्रा की। अब देखें ये लाइन एक पॉइंट पे कट किया, ये कट किया, ये कट किया, लेकिन ये लाइन 3 पॉइंटों पे ग्राफ को कट कर रही है। ये लाइन भी 3 पॉइंटों पे कट कर रही है, ये भी 3 पॉइंटों पे, और ये भी 3 पॉइंटों पे। या आप इसको कह सकते हैं कि 2 पॉइंटों पे कट कर रही हो। तो जब लाइन किसी भी ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करे तो फिर वो फंक्शन नहीं होता है। इसको हम कहेंगे नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। तो इस तरीके से हम जब आपके पास डोमेन और रेंज गिवन हो तो आप फिर आर्टिफिशियल वाली सिचुएशन क्रिएट करें, उससे बताएंगे क्या ये फंक्शन है या नहीं है। और जब आपके पास ग्राफ दिया हुआ हो तो ग्राफ में आप वर्टिकल लाइन टेस्ट को यूज़ करें। अगर कोई भी ग्राफ वर्टिकल लाइन टेस्ट को फॉलो करता है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर वो फॉलो नहीं करता तो वो फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमने बताना है कि ये डोमेन और रेंज क्या होती है किसी पोलिनोमियल की। अब हमारे पास बुनियादी तौर पे
y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 एक पोलिनामियल है। पोलिनामियल में अगर आप यहाँ पे इसकी डोमेन पे लिखेंगे तो डोमेन मैंने पहले कहा था पोलिनामियल जितने भी हैं उनकी जो डोमेन होती है वो तमाम रियल नंबर होती है, बिकॉज वो उनका डिनोमिनेटर नहीं होता, वो किसी भी वैल्यू पे आपको अनडिफाइन नहीं देते। और इसकी जो रेंज होगी वो भी जो है ना एक रियल नंबर होगी। रेंज y की वैल्यूज होगी, y बिलोंग टू रियल नंबर, और आप जब इनपुट वैल्यूज को रियल नंबर देंगे तो आपके पास जो आउटपुट वैल्यू आएगी वही बेटा क्या आएगी, एक रियल नंबर भी आएगी। इसके बाद हमारे पास एक और फंक्शन है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5, ये भी पॉलिनॉमियल है लेकिन यहाँ स्क्वायर है, इधर स्क्वायर नहीं था, यहाँ स्क्वायर है। तो एक बात याद रखें कि यहाँ तो डोमेन आपकी जो है ना वही टी बिलोंग टू रियल नंबर होगी, लेकिन जो आपके पास रेंज आएगी वो रियल नंबर तो आएंगे, वो 0 या 0 से बड़े होंगे, आपके पास 0 नहीं आएगा। यहाँ स्क्वायर है, टी की कोई भी वैल्यू अगर यहाँ पे -6 डालता हूँ, फर्ज करते हैं टी इज इक्वल टू -6 डालता हूँ, मैंने एक नेगेटिव रियल नंबर तो ले लिया, लेकिन -6 का स्क्वायर प्लस 5, -6 का स्क्वायर 36 प्लस 5, कोई भी नेगेटिव नंबर यहाँ डालेंगे पॉजिटिव होगा, 36 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। तो अब आपके पास इसकी डोमेन एक रियल नंबर तो है लेकिन रेंज रियल नंबर आएगी, लेकिन आपके तमाम वैल्यूज़ क्या होंगी, 0 से बड़ी होंगी। इसके बाद इसका सी पार्ट है कि आपको एक सरफेस एरिया का फार्मूला दिया हुआ है 4πr²। इसमें जो डोमेन है ये एक आर एक रेडियस है, और याद रखें रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, जब नेगेटिव नहीं होता तो इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी। इसकी डोमेन में इसमें कोई भी रियल नंबर होगा, आर बिलोंग टू रियल नंबर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और जब आप वैल्यू ही ग्रेटर देन 0 पुट कर रहे हैं तो यहाँ तो ऑलरेडी स्क्वायर है, तो सरफेस एरिया भी कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो आपके पास जो रेंज होगी वो भी रियल नंबर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आएगी। तो ये जो 3 क्वेश्चन थे जस्ट आपके, ये आपने इनको MCQs की हद तक तैयार करना है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों क्वेश्चन आपके MCQs बनेंगे, इससे और तमाम पोलिनॉमियल्स स्क्वायर जिनमें हो या सरफेस एरिया हो वो भी आपके MCQs का हिस्सा हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आपको क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 और 11 आपकी टेक्स्ट बुक से करवाएं। आपने इन क्वेश्चंस को दोबारा अपनी कॉपी पे सॉल्व करना है और इस होमवर्क को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे भेजना है, तो इंशाल्लाह मैं इसको चेक करके आपको उसका व्यू दूंगा। तो आज के लेक्चर में हमने जो एक्सरसाइज, हमने जो टॉपिक पढ़ा है उससे एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन हमने आपको करवाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में एक नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आपका बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।